Good morning, class 7. How are you children? I hope आप लोग अच्छे होंगे. चिल्ड्रेन, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे. व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ेंगे. ठीक है. आप लोग क्लास 6 में विराम चिन्ह पढ़कर आए हैं. तो कुछ विराम चिन्ह जो हैं ये रिवीजन के रूप में हैं. ओके. उसके बाद एक हिस्सा जो है इसका रिवीजन के रूप में है और दूसरा हिस्सा जो है वो आपके सिलेबस में है, उसके आधार पर है. तो हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे. परिभाषा देखिए, लिखित भाषा में रुकने के स्थानों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं. ओके. हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह हैं. नंबर 1, पूर्ण विराम चिन्ह. पूर्ण विराम चिन्ह जो है वो खड़ी पाई भी कहा जाता है और पूर्ण विराम चिन्ह भी कहा जाता है. तो देखो क्या है कि इसका चिन्ह ये है, खड़ी पाई ये है. वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. जैसे हमें अपने देश से प्रेम है. देख रहे हो, ये खड़ी पाई देखो कैसा है, एकदम सीधा है. आप लोग कभी कभी ऐसा देते हो जो कि गलत है. ऊपर से नीचे की तरफ में देते हो वो भी गलत है. और इस तरह से ऊपर की तरफ में ज़रा सा दे के रख देते हो वो भी गलत है. आपको कैसे देना है खड़ी पाई? ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही देना है. अगर आपने ऐसे 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 दिया तो आपके मार्क्स जो हैं वह कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अल्प विराम चिन्ह. अल्प विराम चिन्ह मतलब कॉमा. ठीक है. अल्प का अर्थ है कम, अर्थात जहाँ संज्ञाओं, सर्वनामों और संख्याओं के बीच न्यूनतम मतलब कम समय के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. जहाँ पर संज्ञाओं, सर्वनामों और संख्याओं के बीच न्यूनतम समय, कम समय लगता है तो वहाँ पर हम लोग कॉमा का यानी कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं. जैसे 1 फिर कॉमा, 2 कॉमा, 3 कॉमा, 4. इसी तरह से आप देख रहे हैं कॉमा किस तरह से दिया जाता है. आप लोग जिस तरह से देते हैं वैसा नहीं, कॉमा को कॉमा की तरह ही देना पड़ेगा. ओके. और दूसरा उदाहरण देखिए, आज कविता, अनीता और अंकित घूमने जाएंगे. यहाँ पर देखिए कविता के बीच में कॉमा लगा हुआ है. आ रहा है समझ में कि जहाँ पर दो या दो से अधिक चीज़ हो और वहाँ पर कम समय के लिए रुकना पड़ता है तो वहाँ पर कॉमा लगाने की आवश्यकता होती है. ओके. आगे बढ़ते हैं. नंबर 3 है अर्ध विराम चिन्ह. अर्ध विराम चिन्ह का देखो एक बिंदी, उसके नीचे कॉमा. हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह. इसमें देखो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उस समय किया जाता है जब अल्प विराम के से बहुत अधिक समय और पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकना पड़े. आया समझ में? अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है तब अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि जाना तो मुझे भी था परंतु थकान की वजह से जा ना सकी. देख रहे हो कितना रुका गया है. जाना तो मुझे भी था परंतु थकान की वजह से जा ना सकी. उसने मुझे डांटा ही नहीं, प्यार भी किया. आज समझ में कि जहाँ पर अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुका जाता है तो वह कहलाता है अर्ध विराम चिन्ह. आगे बढ़ते हम लोग उपविराम चिन्ह. उपविराम चिन्ह देखो यहाँ पर 2 बिंदी है. जहाँ वाक्य में अर्ध विराम से अधिक समय तक रुकना पड़े वहाँ उपविराम चिन्ह लगाया जाता है. जैसे मुंशी प्रेमचंद, 2 डॉट दिया है, ग्रामीण भारत की वाणी. अभी देखो यहाँ पर आपको डाउट होगा कि विसर्ग चिन्ह भी तो ऐसे ही होता है, तो फिर इन दोनों में क्या फ़र्क, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है. मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि जब हम लोग विसर्ग चिन्ह लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं अतः. ये जो लाइन है, ये शिरोरेखा जो है, ये शिरोरेखा के पास में हम लोग ऐसे बिंदी लगाते हैं. प्रातः, देखो प्रातः में हम लोग पास में बिंदी लगाए हैं और यहाँ पर देखो कैसे लगाए हैं, मुंशी प्रेमचंद लिखने के बाद 2 बिंदी लगाए हैं. तो ये हो गया अंतर, ये उपविराम हो गया और ये विसर्ग का चिन्ह हो गया. ओके चिल्ड्रन, आया समझ में? अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह. आप लोग को पता है कि बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है तब वाक्य में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है. जैसे यहाँ पर देखो, जैसे क्या तुम मेला देखने जाओगे,
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या कोई यह बता पाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको आया समझ में कि इस तरह से विराम चिन्ह जो है वो हम लोग आज बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।